नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं कोर डेटा में लेक्चर नंबर 56 56वां लेक्चर अपने या 56वां पार्ट अपने करने जा रहे हैं कोर डेटा का। देखिएगा स्टूडेंट, जो अपनी प्रीवियस क्लास थी उसके अंदर अपने देख रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ टैडपोल लार्वा ऑफ हर्डमानिया, क्योंकि अपना टॉपिक चल रहा था डेवलपमेंट ऑफ हर्डमानिया अपना ये टॉपिक चल रहा था, जिसके अंदर अपने दो चीज़ें पढ़ने जा रहे थे। पहले था स्ट्रक्चर ऑफ हर्डमानिया और दूसरी चीज़ थी कि लार्वल डेवलपमेंट ऑफ हर्डमानिया। अब देखिएगा, स्ट्रक्चर की कल अपने बात कर चुके थे कि स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो जो अपने हर्डमानिया जो है उसको थोड़ा सा मैं एक बार आउटलाइन में समझा देता हूँ, उसके बाद अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। तो कल स्ट्रक्चर में अपने देखा था, यानी कल वाला थोड़ा सा टॉपिक मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ कि कल अपने स्ट्रक्चर में देखा था कि जो हर्डमानिया जो होता है उसके स्ट्रक्चर में देखें लार्वा की, जिसको टैडपोल लार्वा कहा जाता है। टैडपोल लार्वा के अंदर जो है दो मुख्य भाग पाए जाते हैं। इनकी कुल लंबाई जो होती है वो 0.12 mm होती है, जिसमें से वो दो भागों में बंटा होता है, धड़ और पूंछ के अंदर। धड़ जो होता है 0.3 mm लंबा होता है और जो पूंछ होती है वो 0.9 mm लंबी होती है। अब देखिएगा कि हर्डमानिया जो है इसका जो धड़ वाला भाग होता है, ट्रंक जिसको हम कहते हैं, उस ट्रंक या धड़ के अंदर, जिसको हम सिर भी बोल सकते हैं, तो उसके अंदर जो है विसरल ऑर्गन्स हैं वो सारे प्रेजेंट रहते हैं मोस्टली, जिसके अंदर अपने देखा था कि माउथ पाया जाता है। माउथ आगे फेरिंक्स में खुलता है, फेरिंक्स आगे ओइसोफेगस में खुलती है, ओइसोफेगस आगे इंटेस्टाइन में खुलती है, इंटेस्टाइन आगे रेक्टम में, रेक्टम आगे क्लोएका के पास खुलता है। उसके बाद में जो फेरिंक्स होती है उसके अंदर गिल स्लिट्स भी पाए जाते हैं। फेरिंक्स के पास में पेरिकार्डियम जिसमें हार्ट स्थित रहता है वो भी पाया जाता है। मेसेनकाइम सेल्स भी पाई जाती है। और सबसे बड़ी बात की जो एंटीरियर पोर्शन होता है वहाँ पर 3 एडिहेसिव पेपिली भी पाई जाती है, आसंजक पेपिली जिसको कहा जाता है, वो भी उपस्थित रहती है। अब देखिएगा जो इसमें ट्रंक वाले भाग के अंदर हमने ये भी देखा कि इसके अंदर जो है एट्रियल अपर्चर भी उपस्थित रहता है, जहाँ से होकर के जल बाहर निकलता रहता है। तो ये मुख्य अच्छा, साथ में एंडोस्टाइल भी प्रेजेंट थी, जो कि अपने इसके फेरिंक्स का जो फर्श होता है उसके में भाग में एंडोस्टाइल पाई जाती है। और एंडोस्टाइल का ये मैंने आपको बताया था कि एक जिसमें 5 लेयर पाई जाती है सीलिया की, साथ में म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है जो कि भोजन को ओइसोफेगस को खिसकाने का काम करते हैं। तो ये सारे ऑर्गन टैडपोल लार्वा के अंदर पाए जाते हैं। और टैडपोल लार्वा के अंदर कहाँ मौजूद रहते हैं, ये ट्रंक वाले भाग के अंदर मौजूद रहते हैं। उसके अलावा एक सबसे बड़ी बात, इसके अंदर जो सेंसरी वेजाइकल भी पाया जाता है, जिसको इसका ब्रेन कहा जाता है, वो भी प्रेजेंट रहता है ट्रंक भाग के अंदर, जिसके अंदर 3 मुख्य चीज़ें पाई जाती है। 2 ओसिली पाई जाती है और एक क्या पाया जाता है, ऑटोसिस्ट पाया जाता है। ओसिली जो होती हैं वो आपको बताया था कि इसका प्रकाश संवेदीय होता है। जो इसका ऑटोसिस्ट होती है वो इसका क्या होता है, संतुलनकारी अंग होता है, जिसको स्टेटोलिथ भी कहते हैं। और ये स्टेटोलिथ या ऑटोसिस्ट, ये कोई नया नाम नहीं है, ये हमने प्रोन या हर्डमानिया के अंदर पढ़ा था। और प्रोन के अंदर भी ये संतुलनकारी अंग होता है। तो अपने जो इसके अंदर ओसिलस होती हैं, 2 होती है, पोस्टीरियो डोर्सल और एंटीरियो वेंट्रल ओसिलस होती है। और साथ में इसके अंदर जो ये सेंसरी वेजाइकल, इसका आगे का जो भाग है इसको हम कहते हैं सेरिब्रल कोन कहा जाता है, जिसको मैं थोड़ा सा भी डायग्राम से आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि इसका जो कल अपने बनाया था ये भाग इस तरह से यहाँ पर अपने सेंसरी वेजाइकल बनाया था। अगर अपने को ध्यान है तो ये भाग यहाँ और यहाँ, इसको थोड़ा सा बड़ा करके बनाना चाहूँगा। ये कौन सा भाग है इसका, सेंसरी वेजाइकल। कौन सा भाग है इसका, सेंसरी वेजाइकल भाग होता है। तो ये मैं थोड़ा भी बड़ा करके बनाऊंगा आपको। उसके बाद में मैं थोड़ा सा टैल भाग की ओर बात कर लेता हूँ, जो कि 0.9 mm लंबा होता है। टैल भाग जो होता है इसके अंदर 2 मुख्य चीज़ें पाई जाती हैं। कोर्डेट के 2 मुख्य लक्षण पाए जाते हैं। और उन मुख्य लक्षणों में से एक यूँ कह सकते हैं कि जो कोर्डेट का आधारीय लक्षण है वो भी इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। कौन सा, नोटोकॉर्ड का पाया जाना। और नोटोकॉर्ड केवल और केवल टैडपोल लार्वा के टैल में पाई जाती है, इसलिए इनको यूरोकोर्डेट में रखा गया है। किसमें रखा गया, टैल में पाई जाती है, इसलिए इसको किसमें रखा गया, यूरोकोर्डेटा के अंदर रखा गया है। अब देखिएगा कि
टेल में नोटोकॉर्ड पाई जाती है इसलिए यूरोकॉर्डेट है। उसके अलावा टेल भाग के अंदर इस तरह से नर्वकॉर्ड भी प्रेजेंट रहती है। नर्वकॉर्ड से सेगमेंटल गैंग्लिया निकलते हैं जिनसे छोटी छोटी नर्व्स भी निकलती है। और जो टेल होती है वो लैटरल साइड से क्या होती है, कंप्रेस्ड होती है, और जो इसका पश्च सिरा होता है वो नुकीला होता है, जो कि इसको तैरने में क्या होती है, सहायक होती है। अब यदि अपनी बात करें इसका जो सेंसरी वेजाइकल वाला भाग है, इसको यदि हम थोड़ा सा बड़ा करके डायग्राम बनाते हैं तो किस प्रकार से दिखाई देगा ये। इस तरह से क्या ये दिखाई देता है। ये स्ट्रक्चर किसके है, सेंसरी वेजाइकल, स्ट्रक्चर ऑफ सेंसरी वेजाइकल, सेंसरी वेजाइकल। ये जो स्ट्रक्चर होती है ये सेंसरी वेजाइकल की होती है। ये सेंसरी वेजाइकल जिसको इसका ब्रेन भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसका, ब्रेन। तो देखिएगा इसको हमने बड़ा करके देखा है तो इसमें देखिएगा ये दो क्या दिखाई देती है इसके अंदर, ओसिलस, और एक क्या इसके अंदर ओटोसिस्ट है, एक है ओटोसिस्ट है। तो इसके अंदर देखिएगा एक तो एंटीरियो वेंट्रल पोजीशन पे यानी अग्र अधर सतह पर, अग्र अधर सतह की ओर होती है कौन सी, ये ओसिलस, और ये पृष्ठ सतह पर होती है, पृष्ठ सतह पर पाई जाती है। ये अग्र अधर सतह पर होती है और ये पृष्ठ सतह पर पाई जाती है। तो उन पोजीशन के हिसाब से इनका नाम रख दिया गया है। और ओसिलस यानी ये एक प्रकाश संवेदी अंग होता है। ओटोसिस्ट जो है इसका क्या होता है, संतुलनकारी अंग होता है। उसके बाद में देखें ये भाग जो होता है,
ये आगे थोड़ा नुकीला होता है, जिसको इसका क्या कहा जाता है, सेरेब्रल कोन कहा जाता है। और सेरेब्रल कोन से फिर पीछे की ओर क्या निकलती है, पूरी नर्व कोड निकलती है। ये क्या निकलती है, नर्व कोड। क्या निकलती है, नर्व कोड निकलती है। अब देखिएगा, तो ये इसका ब्रेन है। तो अपने जो स्ट्रक्चर है हर्डमानिया की, वो स्ट्रक्चर ऑफ टैडपोल लार्वा, सॉरी टैडपोल लार्वा। तो स्ट्रक्चर ऑफ टैडपोल लार्वा जो अपनी क्या है, कंप्लीट हो जाती है। इसके अंदर का जो कल डायग्राम देख लिया और आज अपने ये सेंसरी वेजाइकल का डायग्राम देख लिया। अब अपने बात करेंगे जो सेकंड टॉपिक है, लार्वल डेवलपमेंट ऑफ हर्डमानिया, जिसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, 100% क्वेश्चन आता है। उसका रीज़न ये है कि जो टैडपोल लार्वा है उसका डेवलपमेंट जब होता है, तो वो लार्वा का डेवलपमेंट जो है वो दो प्रकार से होता है, वो प्रोग्रेसिव और रिट्रोग्रेसिव, दो तरह से होता है। तो हमने मोस्टली एनिमल्स के अंदर अभी तक प्रोग्रेसिव पढ़ा है, परंतु हर्डमानिया एक ऐसा एनिमल है जिसके अंदर अपने क्या है, इसका मेटामॉर्फोसिस किस प्रकार का है, रिट्रोग्रेसिव है, जिसके बारे में आज अपने डिस्कस करेंगे। तो इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है एक छोटे उसमें कि किस प्रकार का होता है, प्रोग्रेसिव है या रिट्रोग्रेसिव है। अब उसका रीज़न क्या है मैं आपको सारा बताऊंगा अभी। तो अब अपनी बात करें, मेटामॉर्फोसिस ऑफ टैडपोल लार्वा, या यूँ कह सकते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ हर्डमानिया। एक ही बात है ये, या तो हर्डमानिया का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कह सकते हो इसको आप, या यूँ कह सकते हैं कि अपने मेटामॉर्फोसिस ऑफ टैडपोल लार्वा, इसको अपने बात करेंगे अभी। तो देखिएगा, सबसे पहले हमने बात की थी कि इसके अंदर निषेचन कौन सा होता है। तो इसके अंदर निषेचन होता है वो कौन सा होता है, हमेशा बाह्य होता है। कौन सा होता है, बाह्य होता है, जो कि जल के अंदर होता है। शुक्राणु अंडाणु उभयलिंगी होते हुए भी ये क्या है, शुक्राणु अंडाणु को कहाँ छोड़ देता है, जल के अंदर छोड़ता है, क्योंकि इसके अंदर स्त्री पुरुषता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, स्त्री पुरुषता पाई जाती है। तो स्त्री पुरुषता पाई जाने के कारण इसके अंदर हर्डमानिया के अंदर अंडे पहले बन जाते हैं, और अंडे बनने के बाद कारण क्या होता है कि अंडों को पहले उसका त्याग कर देता है, और वो अंडे जल के साथ यानी एट्रियल पोर से शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। उसके बाद में जो एट्रियल पोर से बाहर निकालने के बाद में शुक्राणु भी बाहर आ जाते हैं और अंडों का निषेचन हो जाता है। तो निषेचन कौन सा होता है, बाह्य होता है। अब बाह्य निषेचन होने के बाद में क्या होता है, इसके अंदर जो अंडों से जब डेवलपमेंट होता है तो लार्वा निकलता है। उस लार्वा को हम कहते हैं कौन सा, टैडपोल लार्वा कहते हैं। कौन सा लार्वा कहते हैं, टैडपोल लार्वा। तो जो टैडपोल लार्वा है वो निकलने के बाद में क्या है कि भू ऋणात्मक और प्रकाश धनात्मक होता है। अब भू ऋणात्मक और प्रकाश धनात्मक का मतलब ये होता है कि वो जैसे अंडे से निकलेगा, निकलने के बाद में वो क्या है, जल की जो सतह होती है, जैसे अपने बात करें ये जल है, ये पैंदा मान लेते हैं अपने इस प्रकार से। तो इस प्रकार से अपने मान लें ये जल है, ये वाटर लेवल है, और ये क्या है, पैंदा अपने कह सकते हैं इसको। ठीक है। अब क्या होगा कि जल की जो ऊपरी सतह है, अब यहाँ क्या है, प्रकाश आ रहा है, यहाँ क्या है, प्रकाश आ रहा है। अब अंडे से क्या निकलेगा, टैडपोल लार्वा निकलता है, निकल गया टैडपोल लार्वा। निकलने के बाद में इस तरह से यूँ रहता है, इस तरह से रहता है। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, प्रकाश धनात्मक व भू ऋणात्मक। क्या कहलाती है, प्रकाश धनात्मक व भू ऋणात्मक कहलाती है ये अवस्था। ये कब होगी, अंडे से निकलता है, ये अंडा है और ये क्या है, लार्वा है। निकलने के बाद में इस तरह से ये प्रकाश धनात्मक और भू ऋणात्मक है। उसके क्या होगा, अब 3 से 4 घंटे बाद में, अब देखिएगा इस दौरान ये कोई भोजन कुछ नहीं लेता है, इस दौरान ये केवल क्या है, इस कंडीशन में रहता है। अच्छा, अब प्रकाश धनात्मक होने के लिए जो हमने ओसिलस की बात की थी, वो ओसिलस इसके अंदर प्रकाश का ज्ञान कराती है। उसके बाद में क्या होता है कि 3 से 4 घंटे बाद में इसकी स्थिति चेंज हो जाती है। क्या चेंज होती है, ये इस प्रकार से। अब ये क्या कहलाता है,
प्रकाश ऋणात्मक व भू धनात्मक अवस्था आ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो लार्वा है अब वो प्रकाश से दूर और गहराई के अंदर यानी पैंदे में जाकर के क्या है चिपक जाता है किसी एक सतह से जाकर के मिट्टी के ऊपर, या मिट्टी के ऊपर तो हम नहीं कहेंगे, ठोस सतह से क्या है चिपक जाता है। ठोस सतह का मतलब कोई भी जंतु का बड़ा खोल हो सकता है, कोई पत्थर की चट्टान हो सकती है, कोई कोरल रीफ्स हो सकती हैं, तो उनसे क्या ये जाकर के चिपक जाता है। इस तरह से चिपकने के बाद में फिर अपना ये क्या आगे का डेवलपमेंट पूरा करता है। तो ये कंडीशन किसकी होती है निकलने के तुरंत बाद में। अब देखिएगा कि निकलने के बाद में अब इसके अंदर क्या होता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे हमने हल्डवानिया को भी पढ़ लिया, उसके टैडपोल लार्वा को भी देख लिया, दोनों को अपने अच्छे से पढ़ लिया। अब दोनों को पढ़ने के बाद में आपने देखा होगा कि जब हल्डवानिया हमने पढ़ा था तो उसके अंदर हमने कहीं पर भी ये जिक्र नहीं किया कि इसके अंदर नोटोकोड पाई जाती है, नरोकोड पाई जाती है, क्योंकि हमने बात की थी कोर्डेट के 3 मुख्य लक्षण होते हैं, नोटोकोड, नरोकोड और गिल स्लिट। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि गिल स्लिट्स, नोटोकोड, नरोकोड 3 मुख्य लक्षण होते हैं किसके, कोर्डेट के। अब देखिए जब हमने हल्डवानिया पढ़ा तो कहीं पर भी इनका जिक्र नहीं किया, केवल और केवल गिल स्लिट्स का जिक्र किया जो फेरिंग्स के अंदर पाए जाते हैं। परंतु जब हमने टैडपोल लार्वा पढ़ा है तो हमने इन तीनों का ही जिक्र किया है, इन तीनों का ही जिक्र किया है, क्योंकि टैडपोल लार्वा की पूंछ में नोटोकोड पाई जाती है और अगर शेष से पश्चेष नरोकोड पाई जाती है और साथ में क्या है गिल स्लिट्स भी पाए जाते हैं। तो ये तीनों चीज़ इसके अंदर पाई जाती है। अब आप इस आधार से देख सकते हो कि इसका जो टैडपोल लार्वा है वास्तव में उसके अंदर क्या है कि कोर्डेट के तीनों करैक्टर मौजूद है, यानी कि टैडपोल लार्वा कोर्डेट की तरह बिहेव करता है, व्यवहार करता है या अपने लक्षणों को प्रदर्शित करता है, जबकि जो इसकी वयस्क अवस्था है उसके अंदर केवल एक ही करैक्टर पाया जाता है कोर्डेट का, ये 2 करैक्टर नहीं पाए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसका वयस्क अवस्था है उसको हम ये कह सकते हैं कि इसमें कोर्डेट के समान लक्षण बहुत कम पाए जाते हैं। अब आप देख सकते हो कि अधिक विकसित है लार्वा अवस्था और वो आगे जाकर के जब मेटामॉर्फोसिस करता है या कायांतरित होता है तो कम विकसित वयस्क अवस्था में चेंज होता है। तो इस कारण इस प्रकार के जो मेटामॉर्फोसिस है उसको हम क्या कहते हैं, रिट्रोग्रेसिव कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। अब देखिएगा कि रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के अंदर पाया जाता है। अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि बेरिल नामक वैज्ञानिक थे 1955 में, उन्होंने कहा था कि जब मेटामॉर्फोसिस होता है, किसने बात कही है, बेरिल ने 1955 में कही ये बात। उसने कहा कि इसके अंदर जो मेटामॉर्फोसिस की जब घटना होती है तो इसके अंदर आवाज़ का जो चुनाव है ना, यानी जो ये रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस करता है तो उसके अंदर जो आवाज़ का चुनाव है वो बेरिल के अनुसार वो बहुत अधिक मायने रखता है, क्योंकि ये जंतु हमने क्या कहा था कि भूधनात्मक और प्रकाश ऋणात्मक होता है। अब भूधनात्मक या प्रकाश ऋणात्मक जब होता है तो कोई भी सतह से आधार सतह यानी ठोस सतह से चिपका होता है। ये किससे चिपका होता है, ठोस सतह से। अब ये कहता है बेरिल कि ठोस सतह से चिपका रहेगा तो इसके अंदर रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस चलता रहेगा। यदि ये किसी कीचड़ के अंदर या किसी ऐसे स्थान पर जहाँ ऑक्सीजन की कमी है वहाँ पर अगर ये घुस जाता है तो घुसने के बाद में इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा, ये वहीं पर नष्ट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आवास इसको उपयुक्त मिलेगा लार्वा को इस कंडीशन में, कब जब प्रकाश ऋणात्मक और भू क्या हो धनात्मक यानी ठोस सतह मिल जाएगी तो ये जीवित रहेगा और रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस करेगा। यदि ये किसी कीचड़ के अंदर धंस जाता है तो वहाँ पर इसके अंदर सफोकेशन यानी ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, नहीं मिल पाने से इसके अंदर जो कह सकते हैं कि मेटामॉर्फोसिस है वो सही तरीके से या उपयुक्त तरीके से या कई बार नहीं हो पाता तो ये डेड भी हो जाता है। अब देखिएगा कि हम बात करेंगे अब रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस की। तो ये रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्या है। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, इसको थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद में अपनी बात करेंगे इसकी पूरी डिटेल में। तो रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस की यदि हम बात करें, इसको अपवासी, अधोगामी, प्रतिगामी, इसको अपवासी, अधोगामी, प्रतिगामी, क्या क्या कहा जाता है इसको, अपवासी, अधोगामी, प्रतिगामी, प्रतिक्रमणी, प्रतिक्रमणी कायांतरण कहा जाता है, कहा जाता है। ये सारे नाम इसके हैं, कहा जाता है।
अब क्यों कहा जाता है ये मैंने बोल के आपको बता दिया, अभी थोड़ा सा इसको मैं और डिस्कस कर लेता हूँ डिटेल में। इसके टैडपोल लार्वा में नोटोकोड, नर्व कोड, गिल स्लिट्स, सेंसरी वेजाइकल्स, ओटोसिस्ट, ओसिलस जैसे अंग पाए जाते हैं या ऑर्गन्स पाए जाते हैं। कौन सी लार्वा अवस्था में? इसके टैडपोल लार्वा अवस्था में। यानी संवेदी अंग भी पाए जाते हैं, नोटोकोड, नर्व कोड, और क्या पाए जाते हैं? ओटोसिस्ट और ओसिलस भी पाए जाते हैं। इसकी अडल्ट स्टेज में केवल गिल स्लिट्स, एंडोस्टाइल, फेरिंक्स व अन्य अंग मौजूद होते हैं। अब देखिएगा इसमें क्या हुआ कि यूँ कह सकते हैं, करैक्टर को यदि हम देखें तो नोटोकोड, नर्व कोड और गिल स्लिट ये कोऑर्डिनेट के लक्षण है। तो लार्वा देख सकते हो। अब हालांकि आप ये सोचोगे कि फेरिंक्स, एंडोस्टाइल और जो और भी अंग है वो लार्वा में पाए जाते हैं, तो वो तो कॉमन ऑर्गन हो गए। यानी एंडोस्टाइल है, फेरिंक्स है, पेरिकार्डियम है, ओइसोफेगस है, इंटेस्टाइन है, स्टमक है, रेक्टम एनस है, साइफन है, तो वो सारी चीज़ें तो क्या है लार्वा में भी पाई जाती है, वयस्क में पाई जाती है। परंतु जो मेन जैसे हम बात करें नोटोकोड, नर्व कोड, गिल स्लिट, अच्छा गिल स्लिट अडल्ट में स्टेज रहते हैं, परंतु नोटोकोड और नर्व कोड, ये नोटोकोड मूलभूत या आधारभूत लक्षण है किसका? कोर्डेटा का। वो केवल इसमें लार्वा में है, परंतु वयस्क में कहीं भी हम जिक्र नहीं करते हैं। तो ये पाए जाते हैं। इसका मतलब लार्वा ज़्यादा विकसित हुआ, यानी अब इसका मतलब क्या हो? रिट्रोग्रेसिव का यदि हम सीधा एक आउटलाइन देखें तो क्या होगा? अधिक विकसित लार्वा किस में चेंज हो रहा है? कम विकसित वयस्क में चेंज हो रहा है, वयस्क में। तो ये क्या कहलाता है? कौन सा मेटामॉर्फोसिस है? रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस है ये कौन सा है? रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस है। अब देख सकते हो आप किस आधार पे हुआ ये, किस आधार पे हुआ है कि अधिक विकसित लार्वा जो है वो कम विकसित लार्वा वयस्क में चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि अधिक विकसित का मतलब यहाँ यही है, नोटोकोड, नर्व कोड, गिल स्लिट्स, सेंसरी वेजाइकल, ओटोसिस्ट, ओसिलस सब इसके अंदर पाए जाते हैं लार्वा में, परंतु वयस्क में केवल क्या है? गिल स्लिट है। अब ये आप अपने ये तो कॉमन ऑर्गन्स, एंडोस्टाइल, फेरिंक्स है, ये तो एडल्ट में भी है और ये लार्वा में भी, तो इसके हम यहाँ जिक्र नहीं करें। तो यहाँ पर केवल गिल स्लिट एक बचता है, और सारे जो ऑर्गन्स हैं वो अब सोचोगे आप कहाँ गए? वो डीजनरेट हो जाते हैं, अपवासित हो जाते हैं, जो अपने कल नेक्स्ट उसमें क्लास में देखेंगे। अपवासित मतलब वो धीरे धीरे नष्ट होते जाते हैं, और अंत के अंदर केवल हमने देखा है कि साइफन बचते हैं, ब्रेंकियल एट्रियल अपर्चर बढ़ते हैं, फेरिंक्स है, ओइसोफेगस है, इंटेस्टाइन है, स्टमक है, एनस है, रेक्टम है, और हार्ट है, किडनी, यूँ कह सकते हैं जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स हैं। तो ये चीज़ें बचती हैं केवल, परंतु कहीं भी हम ये जिक्र नहीं करेंगे एडल्ट के अंदर कि नोटोकोड और नर्व कोड पाई जाती है, क्योंकि ये अपवासित हो जाते हैं। तो ये मेटामॉर्फोसिस है, ये क्या कहलाता है? रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। अब हालांकि मैं बताता हूँ कि ये केवल और केवल उसका रीज़न क्या है अपवासन का। तो कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं इसकी जो जीवन पद्धति है वो इसका क्या है? अपवासन का कारण है। क्योंकि देखिएगा ये जंतु क्या होता है? स्थानबद्ध होता है, सेसाइल होता है। क्या होता है? स्थानबद्ध। स्थानबद्ध होने के कारण क्या है कि नोटोकोड और नर्व कोड की इसको ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि एक स्थान पर ये अपने जीवन को पूरा यापन कर देता है। तो स्थानबद्ध होने के कारण ये वैज्ञानिक मानते हैं कि इसके अंदर कौन सा मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है? रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है, क्योंकि स्थानबद्ध होने के कारण इसको ज़्यादा प्रयास नहीं करने पड़ते हैं, ज़्यादा संवेदनाओं को, नर्व कोड का काम क्या है? संवेदनाओं को ग्रहण करने में एक सहायक अंग होता है, तो उनको लेने के लिए ज़्यादा प्रयास नहीं करने पड़ते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हमने बात की थी कि ये गैस्ट्रोपोड एनिमल्स जो होते हैं, पाइला ग्लोबोसा जैसे जंतुओं के साथ ये क्या है अपने कम्युनलिज्म में भी रहता है, कम्युनलिज्म में सहजीवन भी अपना यापित कर सकता है। तो ये बात भी अपने बात की। तो उसके अंदर क्या होता है? गैस्ट्रोपोड के ऊपर ये चिपक जाता है, चिपकने से गैस्ट्रोपोड इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, और ये क्या करता है अपनी जो स्पाइक्यूल्स होता है उनकी सहायता से उस गैस्ट्रोपोड की सुरक्षा कर देता है। तो वो स्थानबद्ध
ही जीवन है, क्योंकि वो किसी जंतु से चिपका हुआ है। तो इस कारण से इसके अंदर कौन सा मेटामॉर्फोसिस होता है, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है। तो कल अपने इसको पूरा डिटेल में देखेंगे, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हुआ रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। थैंक यू।